सामने ख़वातीन और हज़रात, चैनल पे वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दिल की बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो जो कि मैंने पानी के ऊपर बनाई थी कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो हमारा पानी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर खा भी रहा है, ज़ाया भी कर रहा है, इंतहा ज़्यादा इनएफिशिएंट सेक्टर है, स्टोन एज में चल रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और लार्जली अमीर लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि अपना जो काला धन है उसको सफ़ेद कर लें। बट जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, जो फार्मर्स हैं वो तबाह हो चुके हैं, उनके बड़े बुरे हालात हैं और इंडस्ट्री वन ऑफ द लोएस्ट यील्ड्स पर एकड़ प्रोड्यूस करती है, वन ऑफ द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करती है। जो हम बचपन से सुनते आए थे कि जी पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, वो बिल्कुल भी ज़रख़ेज़ नहीं रही। जो हम बचपन से सुनते थे कि हमारा फार्मर दुनिया का बेस्ट है, वो बिल्कुल भी दुनिया का बेस्ट नहीं रहा। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे शहरी लोग हैं, मुझे आप जैसे, हमने जा करके उस फार्मर का पेट काट के उससे अपनी अय्याशियों को सब्सिडाइज़ करवाया हुआ है और सारा हमारा कैपिटल अर्बन एरियाज़ में रहता है और फार्मर बेचारा ज़लील होता है। अब मैंने बड़ी तल्ख़ बातें की, बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें की, बट वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर अगर हमें इस इंडस्ट्री को बचाना है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। 70% लोग जो मुझे देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल की ओवरऑल ग्रोथ होगी, मुझे खुशी होगी, आपके लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है। और साथ ही कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे शोर मचाते हैं कि फालतू किस्म का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। इन एक्चुअलिटी वो जो फालतू किस्म का कंटेंट है उसको छोटे बच्चे देखते हैं, 13, 14, 15 साल के। वो कमेंट सेक्शंस में आके धड़ाधड़ कमेंट कर रहे होते हैं। एल्गोरिदम को वो नज़र आता है, एल्गोरिदम वो पूरी दुनिया में फैलाता है। पढ़ा लिखा कंटेंट पढ़े लिखे लोग देखते हैं, वो जनरली कमेंट नहीं करते, वो चीज़ देते हैं, आगे निकल जाते हैं। लेकिन आई नो थोड़ा अनोइंग है, आई नो आप लोग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप कुछ भी सीखते हैं, चाहे मेरे चैनल से, चाहे किसी और पढ़े लिखे चैनल से, उसके ऊपर एक कमेंट डाल दिया कीजिए, कुछ थॉट डाल दिया कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए। उससे ओवरऑल एल्गोरिदम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी इंगेजमेंट से होता है। बट नॉनदलेस आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैंने स्टार्ट में एक बात बोली बड़ी सिंपल कि यार हमारा जो फार्मर है वो हमारी शहरी लोगों की अय्याशियों को सब्सिडाइज कर रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये किस किस्म की बात कर रहा है भाई, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, खाना भी इतना इन्फ्लेट हो गया, सारा कुछ हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, मैं आपको ना हमेशा इस चैनल के ऊपर स्टार्ट से बताता आ रहा हूँ कि इकोनॉमी किस तरह चलती है, आपने वो समझना है। ओवरऑल प्राइसिंग कैसे होती है, आपने वो समझना है। प्रोडक्टिविटी किस तरह से जनरेट की जाती है, आपने वो समझना है। और ख़ासकर जो हमारा पैसे के साथ बड़ा एक अजीब सा ताल्लुक है ना, जिसमें हमें समझ ही नहीं आती कि पैसा की एक्चुअल पर्पस है क्या। तो जब आप उसको समझ लें कि यार पैसा इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, और अगर हम कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हमारा खाना है, हमारी जो बेसिक लिविंग है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो हमें डेफिनेटली ज़्यादा पैसा उस चीज़ के ऊपर डालना है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू की चीज़ है। अब होता क्या है कि खाने को हम वैसे तो कहते हैं बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि वो सस्ते से सस्ता रहे। हम उसके ऊपर गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं। हम रमज़ान के शुरू में हमेशा शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि यार देखो ज़रा, खाना इतना महंगा हो गया और महंगाई इतनी हो गई। भैया ऑब्वियस सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई है ना। आप लोग जाते हैं, जाके धड़ाधड़ जाके चीज़ें खरीदते हैं, खुद अपने लिए भी खरीदते हैं, चैरिटी के लिए भी खरीदते हैं, तो मार्केट उसको रिस्पॉन्ड करेगी। उसके ऊपर डीसी आके डंडा चढ़ा के कुछ नहीं कर सकता। तो जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट थॉट आपने दिमाग में ये लेकर आनी है कि हमारा फार्मर इस वजह से पिस रहा है क्योंकि हम सारा का सारा पैसा या सारी की सारी वैल्यू अर्बन एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और हम उस फार्मर जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, जिसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उसको हम नहीं सुनते। तो इन एक्चुअलिटी क्या हो रहा है कि फार्मर्स इंक्रीजिंगली बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनके पास कोई मार्जिन्स नहीं है, दे आर बेयरली गेटिंग बाय। और उनका जो खासकर जो फार्म से कनेक्टेड लोग हैं ना, अगर उनको पता हो, उनका किसी तरह ये होता है कि यार अगर उन्हें पॉवर्टी से निकलना है तो वाहिद हल ये है कि बच्चे को किसी तरीके से पढ़ा पढ़ू के शहर भेज दो, क्योंकि गाँव में या फार्म के ऊपर तो 1.5 रुपया कोई काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जब मैं था तो बैंकिंग सिस्टम को बुरा भला कहता था कि कितना स्लो और इनएफिशिएंट है। अमेरिका आया हूँ तो पता लगा है यहाँ पे भी वही हाल है। अगर टीम को पैसे भेजने हैं या किसी जानने वाले को पैसे भेजने हैं, या बेगम ने कोई जोड़ा ऑर्डर कर दिया और आप वेंडर को पैसे भेजने हैं, तो आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू 2 से 3 दिन वेट करें, उसके ऊपर फीसेस दें और फिर वेट करते रहें कि यार वो पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। थैंकफुली मेरे पास टैप टैप सेंड है जो कि इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र करता है, बेहतरीन रेट्स देता है, और अगर आप पहली दफ़ा डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का बोनस भी देता है। खासकर अगर आप मुजम्मिल पीके का प्रोमो कोड डालेंगे तो यूएस और कनाडा के सार्फिन को $20 का बोनस मिलेगा, और बाकी जो तमाम रीजन्स हैं यूरोप के या ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी ज़बरदस्त किस्म का बोनस मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर नज़र आ रहा होगा। तो आज ही टैप टैप सेंड डाउनलोड करें और अपनी ज़िंदगी में इंस्टेंट ट्रांसफर्स, ज़ीरो फीस और बेहतरीन रेट्स लेकर आएँ। थैंक यू सो मच टैप टैप सेंड फॉर मेकिंग माई लाइफ ईजी एंड सपोर्टिंग द चैनल। और आइए चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। नंबर्स के तहत 97% ऑफ ऑल फार्मर्स इन पाकिस्तान आर द वंस ओनिंग लेस देन 12.5 एकर्स, यानी कि ये बड़े कोई लैंडलॉर्ड फैमिलीज़ नहीं हैं, ये आपके ऑर्डिनरी फार्मर्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वन डेटा सेट जो कि पाकिस्तान में गैलप पाकिस्तान का मैंने डेटा देखा था,
उनके तहत पाकिस्तान में जो 25 एकड़ से ऊपर वाला जो फार्म है ना, जिसको आप बड़ा लैंडलॉर्ड फार्म कह सकते हैं, दैट इज़ अराउंड 16% ऑफ ऑल फार्म लैंड, और वो 1.4% फार्मर्स चलाते हैं। यानी कि ये वो थोड़े से फार्मर्स जो कि मैंने आपको बताया, जो कि शुगर माफिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर टैक्स को अपोज करते हैं, जो इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी हेजेमनी कायम रखने के लिए। लेकिन जो रिमेनिंग फार्मर है, 80% ऑफ फार्मर ओन्स 34% ऑफ फार्म लैंड, वो जो फार्मर है ना, अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यूसली पिस रहा है और वो हमारी अय्याशियों को सब्सिडाइज कर रहा है। तो सबसे सिंपल थॉट कि अगर आपका खाना महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होती है ना, गाड़ियाँ महंगी होती हैं, सर्विसेज महंगी होती है, सुबह शाम की जो हम चीज़ें खरीदते हैं, हम बाटा से जूते खरीदते हैं, हम कोई ब्रांड से कपड़े खरीदते हैं, उसकी प्राइस डबल हो जाती है। हम कहते हैं यार ठीक है, महंगाई हो गई, हालात ख़राब थे इकोनॉमी के, लेकिन खाना आपका हमेशा स्टेबल रहता है क्योंकि वो इंटेंशनली स्टेबल रखा जाता है डंडे के जोर के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस तरीके से प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे तो आपकी इकोनॉमी तबाह होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिक इकोनॉमी के रूल्स हैं। अगेन, जो हमारे लिबरल तबका है, सेकुलर तबका है, उनको वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं उनको पढ़ने का बड़ा शौक है। तो अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी में भी देखेंगे, या इवन अगर आप जो आपके रिसेंट टाइम्स के इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो तमाम आके फ्री मार्केट एब्सोल्यूटिस्ट्स हैं। फ्री मार्केट हैज़ वन एवरी सिंगल टाइम इन हिस्ट्री। जब भी मार्केट्स को आपने फ्री किया है तभी इकोनॉमीज राइज की हैं। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में एक दूसरा पूरा तबका है जो कहता है कि यार ये वेस्ट के लोग तो है ना, ये सारे के सारे काफिर हैं, ये तो वैसे ही फारग हैं, तो इनको तो हमने सुनना ही नहीं है। तो वो जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है जी कैपिटलिज्म बुरा क्योंकि वो वेस्ट लेकर आया, वो कहता है जी फ्री मार्केट्स बुरी क्योंकि वो वेस्ट लेकर आया। और शॉर्ट टर्म पे अगर आपको थोड़ा सा पेन होता है तो वो उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करके वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हमें जो है ना सोशलिस्ट टाइप पॉलिसीज चाहिए, जो कि अगेन सोशलिज्म एट एनी गिवन टाइम, एक बहुत छोटा तबका जब आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो वो आपको सोशलिज्म बेचता है। बट इसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली साइट करना चाहूँगा, मैं पहले भी मल्टीपल टाइम्स चैनल पे कर चुका हूँ, बट एक हदीस, सही हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है, सुनान अबी दाऊद 3451 रेफरेंस है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। पीपल सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह प्राइसेस हैव शॉट अप सो फिक्स प्राइसेस फॉर अस। देयर अपॉन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड अल्लाह इज द वन हु फिक्स प्राइसेस, who withholds, gives lavishly and provides, and I hope that when I meet Allah none of you will have any claim on me for an injustice regarding blood and property। अब इसके ऊपर अगेन अंग्रेजी से लोगों को बड़ा मसला होता है, तो मैं इसको उर्दू में पैराफ्रेज कर लेता हूँ। लोग आए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा कि जी प्राइसेस बहुत महंगी हो गई हैं, बराह करम आप इन प्राइसेस को कंट्रोल कीजिए। पाकिस्तान में सुबह शाम होता है, हम गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं कि जी प्राइसेस जो है ना वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इनको कंट्रोल करें। डीसी के पास पहुंच जाते हैं, डीसी जो है ना हमारा बाबू फोटोग्राफर के साथ निकल जाता है, जाके डंडे के जोर पे हर जगह पे जो है ना बजाता बजूता मार्केट में कहता है कि जी प्राइसेस कम करो, कंट्रोल करो। तो उसी तरीके से उस टाइम पे लोग गए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा कैटेगोरिकली उनको बोल दिया कि मैं प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ताला प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। वही जब उन्होंने देना होता है तो वही देते हैं, वही आपसे लेते हैं। और मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आप में से कोई मुझसे आके बोले कि मेरे साथ ज़्यादती हुई। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आखिरी। क्यों? क्योंकि वो आपको एक बड़ी क्लियर फिलॉसफी बता रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी से ज़्यादती होगी। अगर आप किसी का भला करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ अ जीरो सम गेम, समवन हैज़ टू फुट द बिल। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान द फार्मर्स फुट दैट बिल। अच्छा, अब ये अगेन एक बड़ी बेसिक सी थॉट है कि यार फार्मर्स जो है उनको वो हमारी अय्याशियों को सब्सिडाइज करते हैं। बहुत सारे लोग अब काउंटर देना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे मुज़म्मिल भाई क्या बात कर रहे हैं आप, बड़े और मसाइल हैं। फार्मर के पास जो ठीक है पैसा नहीं पहुंच रहा, लेकिन वो आम शहरी की वजह से नहीं पहुंच रहा, उसमें और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल हैं। हौसला रखिए, उसके ऊपर भी हम आते हैं। कुछ नंबर्स सबसे पहले आपको पता होने चाहिए जी। 94% मैंने आपको बताया था कि पानी सारा का सारा फार्म या एग्रीकल्चर खा जाता है। 24% पाकिस्तान का जो GDP है वो एग्रीकल्चर है, यानी कि $96 बिलियन हमारा जो ओवरऑल GDP है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। ऑन एवरेज पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट के तहत जो आप 100 रुपये का माल खरीदते हैं रिटेल शॉप से, लेट से टमाटर, प्याज, आलू, तो उसमें से 20% एक्चुअली फार्मर तक पहुंचता है। यानी कि 100 रुपये के टमाटर लिए आपने तो 20 रुपये फार्मर तक पहुंचेगा, बाकी सारा का सारा दरमियान में निकल जाता है। ऑलमोस्ट 40% रिटेल मार्केट ले जाती है, जो कि लास्ट माइल जो आप छोटी दुकान से, फ्रूट शॉप से आप चीज़ें खरीद रहे होते हैं, 40% वो अपना मार्जिन रखता है। उससे पीछे फिर मंडी है, फिर ट्रांसपोर्टर है, वो तमाम लोग अपना मार्जिन रखते हैं। और जो 20 रुपया फार्मर के पास आता है, उस 20 रुपये में से भी एक्चुअली फार्मर जो है वो काफ़ी दफ़ा आरती को पैसे दे रहा होता है, जो कि फाइनेंशियर है, जो एक समझ लें ग्रे मार्केट ऑपरेट होती है। क्योंकि जो हमारे बैंक्स हैं वो तो सारे के सारे हड़ हराम, रेंट सीकिंग, इंक्लूडिंग दी इस्लामिक बैंक्स, जो कि पता नहीं क्यों अपने आप को इस्लामिक कहते हैं, लेकिन उनका टोटल काम ये है कि वो जो है ना घूम घुमा करके अच्छी शाइनी वर्ड्स लगा करके गवर्नमेंट को पैसे दिए जाएं, और वो ₹1.5 का कोई प्रॉपर रिस्की किस्म का इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट ना कर लें, जो कि उनको फार्मर्स के साथ करनी चाहिए।
जिसकी वजह से आपके पास लोन शार्क्स आते हैं जो कि आरतीज़ हैं, जो कि अप टू 78% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो ये नहीं कर रहे होते कि आपको बोलें कि यार ये लो, हम तुम्हारे साथ इन्वेस्टर हैं, माल बिक गया तो हम उसके अंदर इतना पैसा निकाल लेंगे, 70% भी निकाल लें। चलो एक डील है ना कि आपने कहा कि यार मैं पैसे दे दूंगा, माल बनाओ, बेचो, बेचने के बाद 30% तुम्हारी जेब में, 70% मेरी जेब में। वो गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न मांगते हैं। वो कहते हैं कि यार हमने तुम्हें ये पैसे दिए हैं, साल के आखिर में तुमने 78% इसके ऊपर सूद समेत हमें वापस करने हैं, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपने 1,78,000 रुपया वापस करना है। और अगर आपके ऊपर कहत पड़ गया या सैलाब आ गया तो इस साल तो आपने ज़ाहिर है कोई पैसा नहीं बनाया, अब अगले साल आपके ऊपर मजीद इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, अगले साल आपने मजीद पैसे वापस करने, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो डेट में चले जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगियाँ वो जाके डेट स्लेव बने बैठे रहते हैं। वो इन लोगों के बेसिकली ग़ुलाम बन जाते हैं, क्योंकि वो आरती आता है, आके इनकी ज़मीन भी फिर ख़रीद लेता है बदले में। वो आके इन्हीं को फिर कहता है कि यार तुमने अपना कर्ज उतारने के लिए मुफ्त में तुम आके खेती बाड़ी करोगे। इन्हीं लोगों की ज़मीन आखिर में आरती ले जाता है। बट एनीवेज दैट इज़ अ डिप्रेसिंग थॉट जो कि हम मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने जब लास्ट टाइम आरती की बात की थी ना, तो उसके ऊपर मुझे कुछ आरतियों ने रीच आउट किया। उन्होंने कहा मुज़म्मिल भाई, मार्केट अब बड़ी रेगुलेट हो चुकी है, बड़ी फॉर्मल हो चुकी है और इतना सीन नहीं है कि 70-80% आरती ले जाते हैं। हाँ, उसमें दरमियान में कुछ लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी बड़े तरीके से काम करते हैं। मैंने कहा सर ज़बरदस्त, आप मुझे बता दें आपके क्या नंबर्स हैं। उन्होंने कहा जी देखें, अनरेगुलेटेड ग्रे मार्केट है, तो जो बैंक का रेट है 12%, जो भी उस टाइम पे रेट है, लेट से 15% है, 12% है, तो उसके ऊपर हम 7-8% जो है ना मार्जिन ऊपर से रखते हैं, क्योंकि डिलिंक्वेंसीज होती हैं, ये फार्मर्स काफ़ी दफ़ा वापस नहीं करते। अब अगेन यही रिस्क है जो कि आपने मार्केट में ऑपरेट करना है। ये जो यही सूद है जो कि आप गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न की मद में जाके इन फार्मर्स के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। बट खैर चलें, चल रहा है, आप पाकिस्तान में चला ही जाते हैं, इसको भी कोई ना कोई मौलाना साहब होंगे, वो फतवा दे देंगे, कोई अरबी नाम लगा करके कि एक सिस्टम है उसके तहत ये हो रहा है। हैविंग सेड दैट, वो आते हैं और आके 8% ये चार्ज करते हैं, उसके ऊपर वो 4% अपना कमीशन चार्ज करते हैं। तो यानी कि जब बैंक का 12% अवेलेबल है तो फार्मर ऑन एवरेज इनके कहे हुए बकौल अच्छा रेट जो ऑफर ये कर रहे हैं वो 22 से 25% कर रहे हैं। इट मेक्स नो सेंस टू मी, बट खैर पाकिस्तान में सिस्टम ऐसे ही चलता है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि जाहिर है कि हम फार्मर्स को सुबह शाम वैसे ही नहीं छोड़ रहे हैं, हमने फ्रंट एंड के ऊपर हमने प्राइसेस कंट्रोल कर लिए हैं ताकि हमारा शहरी सेट रहे, हमारी रोटी सस्ती रहती है ना, तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट नहीं करते, हमारे लोग जो हैं वो सड़कों पे नहीं आते, भैया पेट तो भरा हुआ है ना, खैर है। तो जिसकी वजह से फार्मर जो है वो जाहिर है कि उसको प्रॉब्लम होती है। अब चूंकि फार्मर को प्रॉब्लम होती है तो उसको खुश करने के लिए हमने जी टैक्स की ब्रेक दी हुई है, टैक्स की छूट दी हुई है। अच्छा, टैक्स की छूट भी बाय द वे वो हमने टेक्निकली सन 2000 के अंदर ऑलरेडी फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया था, लेकिन उसकी कोई इन्फोर्समेंट नहीं होती और वो हमने फार्मर्स के लिए छूट नहीं रखी हुई, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग जैसा आप सैलरी क्लास को निचोड़ते हैं ना बैठ के, वो भी एक प्रोग्रेसिव तरीके से निचोड़ते हैं ना कि यार अगर 6 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह है साल की तो हम कोई टैक्स नहीं काटेंगे, अगर वो बढ़ती जाएगी तो हम उसके ऊपर मजीद टैक्स काटेंगे। तो इसी तरीके से आप फार्मर्स के साथ भी यही करिए, आप जाएं और जाके अगर कोई फार्मर कम पैसे कमा रहा है तो उसके ऊपर ना टैक्स डालिए, जो फार्मर ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स डालिए। तो 2000 से लेके 2024-25 तक यही रजीम थी कि एक फ्लैट टैक्स उन्होंने जाके फार्म लैंड के ऊपर रखा हुआ था जो कि इन्फोर्स नहीं होता था, बमुश्किल लिटरली राउंडिंग एरर के तौर पे जो है ना थोड़ा सा टैक्स इकट्ठा होता था। अच्छा, 2024-25 के अंदर आपको पता है आईएमएफ आया, आईएमएफ ने आके बोला कि भैया तुम लोगों का बैड सीन है, तुमसे ना हो पाएगा, तो बराह करम टैक्स लगाओ, जेन्युइन लगाओ, हर जगह पे लगाओ। तो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट का आपको पता है कि जी अगर आप पंजाब और सिंध असम्बलियों में देखेंगे तो 62% ऑफ पंजाब एंड 66% ऑफ सिंध की जो असम्बलियाँ हैं वो लैंड ओनर्स पे मुश्तमिल हैं, वो इन्हीं एग्रीकल्चर बैरन्स पे मुश्तमिल हैं। तो जाहिर है वो अपने ऊपर टैक्स तो नहीं लगाएंगे, उन्होंने सबसे पहले जा करके सैलरीड क्लास पे लगाया, जो बेचारे मिडिल क्लास ये थे जो कि थोड़ा सा ना अय्याशी करना शुरू हुए थे, थोड़ा सा उनके पास पैसा आना शुरू हुआ था। उन्होंने कहा भाई तू क्या उछल रहा है ज़्यादा, तू पहले ज़मीन पे जा, तू हमारा वर्किंग क्लास थी, यू यूज्ड टू सर्व अस, व्हाई आर यू बिकमिंग सो गुड। तो उन्होंने पहले उनके ऊपर टैक्स लगाया, फिर उन्होंने लेफ्ट राइट पेट्रोल के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, हर जगह पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर को जिस हद तक अवॉइड करा सकते थे ना अवॉइड कराया। पर खैर आईएमएफ ने बहुत डंडा दिया, फिर पिंडी वाले भाइयों ने भी आके बोला कि भैया अब मुल्क जो है वो तबाही पे जा रहा है, तो कुछ तो करो ना, अब हम तुम्हें ले ही आए हैं फॉर्म 47 के ऊपर, तो कुछ तो सिस्टम निकालो। तो इन्होंने फाइनली बिल पास कर दिया, एक एग्रीकल्चर का रिफॉर्म आया और आईएमएफ ने अप टू 45% प्रोग्रेसिव टैक्स एग्रीकल्चर पे लगा दिया। उसकी इन्फोर्समेंट के आप सूरत हाल देखिए कि तकरीबन आईएमएफ का जो नंबर था ना वो ये था कि 400 अरब से लेके 1.2 ट्रिलियन खरब, 1.2 खरब बनता है मेरा ख्याल है, खरब रुपए तक का टैक्स इकट्ठा होगा। टोटल पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का टैक्स कितना इकट्ठा हुआ जी? 5 अरब रुपया, 5 बिलियन रुपीस, विच इज़ 0.3% ऑफ द रिपोर्टेड इनकम, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो रिपोर्ट की, अब ये याद रखिएगा, $100 अरब की इंडस्ट्री है, उसके अंदर चंद मिलियंस, मेरा ख्याल है ये बनता है $30 मिलियन भी नहीं बनता,
$30 मिलियन का टैक्स इकट्ठा हुआ, जो कि अगेन 0.3% आई थिंक बनता है ओवरऑल नेट आपकी इकोनॉमी का। अब यहाँ पर जो सैलरीड क्लास वाले भाई मेरे देख रहे हैं ना, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में डेफिनेटली बोला था कि आप लोग अर्बन होते हुए फार्मर का पेट काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपका खूल तो खोलना चाहिए कि यार ठीक है, आप शायद जो एक्चुअल रेट बनता है प्रोड्यूस का वो शायद आप कम दे रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सब्सिडाइज हुआ है, लेकिन व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद द टैक्सेशन मैन। और यहीं पर ये बात समझना ज़रूरी है कि आप लोगों के इमोशन से सुबह शाम खेला जाता है। आप लोगों को बड़े बड़े नारे लगा के, आप लोगों को पॉपुलिस्ट स्लोगन्स दे करके ना कॉन्स्टेंटली बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो ये फार्मर्स की एसोसिएशंस हैं, ये सारी पॉलिटिकल लोगों ने भरी हुई होती हैं, ये फार्मर्स की एसोसिएशंस को ही इस्तेमाल करते हैं, जिनका काम है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं गलत किस्म की सब्सिडीज़ लेने के लिए, गलत किस्म की पॉलिसीज़ पास करवाने के लिए, जिससे आखिर में यही अमीर आदमी इनरिच होता है। यही जो आपके माफियाज़ हैं, जो बैरन्स हैं, वो इस मुल्क को निचोड़ी चली जा रहे हैं। उन लोगों को भी शायद उनकी नेशनैलिटीज़ हैं, वल्लाह आलम क्या उनका सिस्टम है, बट भाई अगर तुमने अपने आप को भी ग्रो कराना है, जैसा कि मिडिल ईस्ट के जो किंग्स हैं वो भी तो किंग्स की तरह रहते हैं ना, आप भी किंग बन जाओ, ठीक है। सिंध के किंग भुट्टोज, पंजाब के किंग्स शरीफ, साउथ पंजाब के किंग्स तरीन्स, बन जाओ किंग्स। भाई तुम्हारा ही किंगडम है, उसको पहले इनरिच तो करो ना। उसको अगर निचोड़ते चली जाओगे जीरो सम गेम की तरह, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब अगेन विजन की कमी है, वल्लाह आलम क्या मसला है, बट नॉनदलेस वो लोग आपको सब्सिडी बेचते हैं, वो लोग आके आपको सस्ता खाना, सस्ता अनाज, सस्ती रोटी बेचते हैं, और फिर आके वो टैक्स ब्रेक लेकर के पूरी की पूरी इकोनॉमी को फज करते हैं। अच्छा, सबसे जो इसमें फ्रस्ट्रेटिंग है ना, वो शुगर माफिया है। आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन जब आप उसके अंदर घुसते चले जाते हैं तो आपका दिमाग फट जाता है कि यार ये चल क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। फॉर एग्जांपल IMF और हमारे पिंडी वाले भाइयों ने फाइनली कहा लास्ट ईयर के यार अब शुगर जो है ना वो डीरेगुलेट होनी चाहिए। अब आपको ये बात मालूम है, हर किसी को पाकिस्तान में पता है, ढकी चुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ है, ठीक है। उसमें आपने पिक एंड चूज़ करके अपनी मर्जी के लोग लाके बिठा दिए, यही लैंड ओनर्स बिठा दिए, यही आपने सारे लोग बिठा दिए, फिर आपने अदलिया को भी लेफ्ट राइट कर दिया। नो प्रॉब्लम, कर लिया आपने, कर दें, ठीक है, आप किंग हैं सर, आप लोग बड़े लोग हैं, कर लिया। फिर आप 27वीं अमेंडमेंट भी ले आए, फिर आप 28वीं अमेंडमेंट की भी बातें चल रही हैं, फिर आप कह रहे हैं कि सूबे भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। आपके पास इतनी एब्सोल्यूट पावर है, कोई पाकिस्तान में चिड़िया पर भी मारती है ना, तो आप उसके घर पहुंच जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। बहुत पावर है, हम मानते हैं आपकी इतनी पावर है, लेकिन जब आप फिर गए और जाके आपने शुगर की डीरेगुलेशन की बात की तकरीबन लास्ट ईयर, तो सिंध ने ऐसा कोई आपका डंडा घुमाया कि सब चुप करके बैठ गए। अब हुआ क्या, क्योंकि पाकिस्तान में ना ये वाली खबरें बिल्कुल लेफ्ट राइट होकर निकल जाती हैं। लोग कहते हैं यार ये जो एग्रीकल्चर के मसले हैं ना, ये तो पेंडुओं के मसले हैं, पिंड का मसला है, हमें बड़ी हाई लेवल बातें बताओ, हमें बताओ जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हम ईरान में किस तरीके से जो है ना जंग रुकवा रहे हैं, हम AI और टेक्नोलॉजी के साथ क्या करेंगे। तो भाई फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, अगर आप मुल्क की बेसिक पिलर्स को फिक्स नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब डीरेगुलेशन जो मैं आपको स्टार्ट में बोल रहा हूँ कि प्राइस कंट्रोल्स और ये जो आप स्ट्यूपिड किस्म की ओवरली रेगुलेटेड, ओवरली लाइसेंस्ड जो आपने एक मार्केट बनाई हुई है अमीरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी और आपकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। तो आप उसको डीरेगुलेट करें, खोल दें ओपन मार्केट। 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, कंपटीशन में आएगी और अपने आप को खुद से बेहतर कर लेगी, आपको कोई इतना ऊपर से आने की ज़रूरत नहीं है। अब हुआ ये कि जो शुगर की इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान के अंदर, वो एक बहुत ही अनोखी इंडस्ट्री है, क्योंकि 21st सेंचुरी के अंदर उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आपको एक नई मिल सेटअप करनी हो। अच्छा ठीक है, फ्री मार्केट का तकाजा ये है कि यार मेरा मूड हो रहा है, मैंने अगर शुगर को प्रोसेस करना है तो मैं कर सकूं, लेकिन पिछले 20-25 साल से शुगर की मिलों के नए लाइसेंसेस नहीं बट रहे, यानी कि मुझे आप जैसा बंदा आपस में पैसे जोड़ करके जाके शुगर की मिल नहीं लगा सकता। जिन लोगों की एग्जिस्टिंग मिलें हैं वो अपने उन्हीं लाइसेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, वो 1 से 2, 2 से 4 मिलें बनाई जा रहे हैं, वो एज एक्सटेंशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग मिल उसको बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन कोई नया एंट्रेंट नहीं आ सकता। रैशनल क्या है, वल्लाह आलम। ओन कौन करता है? जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली, तरीन फैमिली, गालिबन जो चौधरी बरादरान हैं आपके सेंट्रल पंजाब वाले, वो भी ओन करते हैं। अच्छा, ये लोग चूँकि पूरी मार्केट कंट्रोल करते हैं, उनको पता है कि चीनी तो मुल्क में बिकनी है, ठीक है। अब अगर आप उसके अंदर फ्री मार्केट कर देंगे तो बाहर से भी चीनी इंपोर्ट होकर आ सकती है, लोकल भी जो है वो अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फार्मर से, अगर आपकी बहुत सारी मिलें हो जाएंगी तो फार्मर के पास ऑप्शन आ जाएगी, वो जा करके सही प्राइस के ऊपर बेचेगा, वो मिनिमम प्राइस के ऊपर नहीं रखेगा। तो उसको भी आपने कंट्रोल करना है। आपने कार्टेल बनाया हुआ है, 10-12 फैमिलीज़ हैं, वो ओवरऑल कंट्रोल करती हैं कि यार कौन ख़रीदार होगा। थोड़े से ख़रीदार होंगे, बायर बहुत ज़्यादा होगा, और जब गन्ना खासकर कटता है तो एवरी डे जब वो पड़ा रहता है ना फील्ड के ऊपर, तो वो अपना शुगर कंटेंट लूज़ कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली उनको एक टेंशन लगी होती है कि यार फ़ौरन से पेशतर मैंने इस गन्ने को बेचना है। अच्छा, उसके ऊपर कॉलोनियल एरा शुगर कमिश्नर एग्जिस्ट करते हैं
जो कि आके डंडे के जोर पे आपको आके बताते हैं कि यार आपने कौन सा क्रॉप ग्रो करना है, बजाय इसके कि यार आप अपनी मर्जी से क्रॉप ग्रो करो। वो आते हैं और आके आपको हरास करते हैं कि तुमने शुगर केन ग्रो करना है। खैर, शुगर केन के और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ग्रो हो जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान में ग्रो हो रहा है। वो कॉटन का बहुत ज़्यादा, जो कॉटन पहले ग्रो हो रही थी वो अब कन्वर्ट हो रही है शुगर केन के अंदर। वो एक अलग लफड़ा है, 2 मिनट में मैं उसका भी आपको डेटा देता हूँ। लेकिन शुगर कमिश्नर्स बाय लॉ कैन टेल यू कि यार तुमने ये शुगर केन उगाई है ना, ये तुम सिर्फ और सिर्फ इस मिल को बेच सकते हो। वो लकीरें ड्रॉ कर सकते हैं मिल के अराउंड, जिसमें वो तमाम गन्ना सिर्फ उस मिल के पास जाएगा। अगेन, आप नोटिस करिए आज की इस दुनिया के अंदर अभी भी हम कॉलोनियल एरा में ऐसा रह रहे हैं कि डेफिनेटिव लोग हैं जिनकी डेफिनेटिव मिलें हैं, जो कि डेफिनेटिव प्राइस के ऊपर जा कर के अपनी मर्जी के फार्मर से गन्ना उठाते हैं, उसको आंखें बंद करके प्रोसेस करते हैं, चीनी को मार्केट में रखते हैं, स्टोर करते हैं, प्राइसेस को अप एंड डाउन होने देते हैं। जैसे ही प्राइस थोड़ी अप एंड डाउन होती है वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उस एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सब्सिडी लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये अनोखी बात नहीं है। वो उसके ऊपर सब्सिडी लेते हैं। फिर जब मार्केट में एक्स्ट्रा शुगर सारी बाहर इंपोर्ट हो जाती है तो शॉर्टेज होती है, प्राइसेस बढ़ती हैं। फिर वो शुगर को उठाते हैं और जाके मार्केट में बेच देते हैं। और यहाँ पर किकर है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि शुगर पाकिस्तान का 17% पानी पी रहा है। शुगर जो कि 30% डायबिटीज़ वाला मुल्क, सबसे ज़्यादा जिसमें डायबिटीज़ है, उसमें शुगर का कोई काम नहीं है। शुगर कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दे रही। अंडा, मुर्गी, गाय, भैंस, मीट, इवन बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं, मसलन दालें हैं, मसलन और बहुत सारी हैं जो कि आपको जेन्युइन वैल्यू देती हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देती हैं। कॉटन आपको डॉलर ला करके देता है। वो तमाम क्रॉप को छोड़ के ये शुगर उगाई जा रही है ताकि पाकिस्तान में आप लोगों को शुगर बेची जाए। इस वक्त मैंने आज देखा कारफोर के ऊपर एक पैकेट, 1 लीटर ऑफ शुगर 150 रुपये में अवेलेबल है। उसी टाइम के ऊपर जिस वक्त 150 रुपये की शुगर आपको बेची जा रही है मार्केट में, ब्राज़ील से जो शुगर मिल रही है ना, वो तकरीबन 50 से 60 रुपए किलो है, जो कि आपकी कराची में लैंड होने की प्राइस है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राज़ील में क्या प्राइस निकल रही है, कराची में लैंड होने की प्राइस 50 से 60 रुपए है। आज इंपोर्ट उसकी बैंड है। क्यों बैंड है? क्योंकि अगर आप जाकर के इंपोर्ट खोल देंगे तो ये मिलों का तो सारा का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। मिल जो है वो कम्पीट करेगा इंपोर्टेड शुगर के साथ। जैसे ही वो कम्पीट करेगा तो इंपोर्टेड शुगर विन कर जाएगी, क्योंकि भैया आपकी जो इकोनॉमी है वो कंड्यूसिव ही नहीं है शुगर के लिए, आपका पानी कंड्यूसिव नहीं है शुगर के लिए। तो एक तो ये कि प्राइस कम हो जाएगी, वो 150 रुपये की प्राइस जो है वो सडनली शायद 70, 80, 90 रुपये पे आना शुरू हो जाए। चलिए, आपको इंपोर्ट का शौक नहीं है, हालांकि टेक्निकली ग्लोबल मार्केट के साथ पैरिटी करें ताकि सस्ता जो माल है वो बाहर से आप मंगवा सकें और ऐसा क्रॉप ग्रो करें जिसको जेन्युइनली आप एक्सपोर्ट करके डॉलर्स कमाएं, तो आपका वो खुद से ऑफसेट हो जाएगा और मार्केट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी ढूंढेगी। बट नॉनदलेस आपने इंपोर्ट नहीं भी करना, लोकल मार्केट के अंदर अगर 90 मिले हैं तो इनको आप 200 मिले करें। आप 50 प्लेयर्स मार्केट में एंटर होने दीजिए, देखिए कैसे जो गन्ने को बेचने वाला है उसके पास भी बेहतर रेट मिलेगा, कैसे जो एंड कंज्यूमर है उसको भी सस्ती चीनी मिलेगी, लेकिन उसको कंट्रोल किया जाता है। अगेन हैक है, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करो, प्राइसेस अपनी मर्जी से घुमाओ और उसके ऊपर बिलियंस क्या ट्रिलियंस ऑफ रुपीस कमाए जा रहे हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट 2020 की देखिएगा, 2025 के अंदर भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, उसको भी देखेगा कि जी चीनी आपने एक्सपोर्ट कर दी, फिर उसके बाद चीनी की प्राइस बढ़ गई, फिर आपने बहुत सारी चीनी इंपोर्ट कर दी, फिर पता लगा कि जी जो लोकल जो चीनी पड़ी हुई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर वो इंपोर्टेड चीनी आपने दोबारा एक्सपोर्ट की। मतलब किधर जाके बंदा सर मारे और उस पर हर ट्रांजैक्शन पे पैसे लूज किए। खैर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जी जब फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनली इसको बोला कि जी हम जो है वो शुगर को डीरेगुलेट करने जा रहे हैं, तो सिंध हुकूमत आई, और वही सिंध हुकूमत जो कि एक ख़ास कराची में बैठे हुए एक बहुत मशहूर इसी तरीके से मेरे जैसे एक कमेंटेटर हैं जो कि उस हुकूमत को ना दिलो जान से चाहते हैं और वो बताते हैं कि वो दुनिया की बेस्ट हुकूमत है। वही हुकूमत जो कि गरीबों की हुकूमत है, वही हुकूमत जो कि सोशलिस्ट हुकूमत है, वही हुकूमत आई, उन्होंने आके कहा कि जी आप सब कुछ कर लें भैया, आप शुगर को डीरेगुलेट ना करें, क्योंकि उनका पूरा एम्पायर उस शुगर पे चलता है। शुगर इज़ एट द हार्ट एंड कोर ऑफ एग्रीकल्चर, शुगर इज़ एट द हार्ट एंड कोर ऑफ दिस एंटायर प्रॉब्लम, एंड यू नीड टू डीरेगुलेट शुगर, you need to deregulate the entire industry, but you need to start off with sugar, and the entire country needs to talk about it, look at it, literally discuss it 24/7, क्योंकि वो ऐसे अंडर द कारपेट इसको ब्रश करते हैं। वो आपको ना फार्मर ला के दिखा देंगे, वो आपको गन्ने वाला ला देंगे, वो गन्ने वाला आपको रूहानी अजमतें बताएगा कि रेगुलेटेड मार्केट की क्या रूहानी अजमतें हैं, और फार्मर तो बेचारा पिस जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये सारा आपको चूना लगा रहे हैं, मतलब 20 साल से चूना लग रहा है, हर साल इसके बारे में बात होती है, लेकिन जाहिर है हमारे पढ़े लिखे जो बेचारे नौजवान हैं वो क्यों इसके बारे में बात करेंगे। ये तो जाहिलों का काम है ना, फार्म के अंदर जाके पिंड के पेंडू लोगों का काम है।
ये पढ़े लिखों का थोड़ी काम है, हमारा काम तो ब्रो गाड़ियों की बात करो, वॉचेस की बात करो, एआई एंड टेक की बात करो। गलत बात है। समझिए, अपने आप को एजुकेट करिए और इसके बारे में डिस्कस करिए। बॉटम लाइन बड़ी सिंपल है, मार्केट को डीरेगुलेट करें, मार्केट को प्राइस डिस्कवरी ढूंढने दें और मार्केट को तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फेज तरीके से डीरेगुलेट करें। उस तरह ना करें जिस तरह आपने वीट के साथ किया और आपने फार्मर को बिल्कुल ही निचोड़ के तबाह कर दिया, क्योंकि वो एकदम से आपने पहले ही जो है ना वीट को इंपोर्ट कर लिया क्योंकि प्राइसेस महंगी हुई थी, फिर ऑलरेडी मार्केट के अंदर इंपोर्टेड वीट घुस रही थी, तो आपने जो है ना जो सपोर्ट प्राइस थी वो भी खत्म कर दी, आपने कंप्लीटली ओपन मार्केट कर दिया। तो फार्मर जिसने लास्ट ईयर की प्राइसिंग के हिसाब से गंदम लगाई थी, वो कोई 3500 रुपए की उसकी कॉस्ट थी और 2200 रुपए में उसने मार्केट में बेचा। जाहिर है उसको लॉसेज हुए, और जब लॉसेज हुए तो वो हेविली मूव अवे किया और वो इवेंचुअली इस साल रो भी रहा है। दिसंबर में गालिबन अब फार्मर्स का एक बहुत बड़ा टोला आ भी रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। एक मैं क्विक नंबर आपको देना चाहता हूं जस्ट टू मेक दिस पॉइंट। ये एक आर्टिकल है बड़ा ज़बरदस्त नवंबर 2025 का, जिसमें जो राइटर है ना, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कॉटन को रिप्लेस कर दिया है शुगर केन ने। और उन्होंने मिसाल ली है रहमी यार खान की, जो कि अगेन तरीन्स का इलाका है, कुरैशीज़ का भी आई थिंक यही इलाका है, साउथ पंजाब का, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर ये कॉटन ग्रोइंग इलाका था। सबसे पहले उन्होंने नंबर ये दिया कि 1.6 बिलियन डॉलर्स हम सालाना लूज़ करते हैं, क्योंकि अब हम कॉटन बाहर से मंगवाते हैं जो कि महंगी होती है, डॉलराइज्ड होती है, और वो हमारे कॉटन के जो एक्सपोर्ट के मार्जिन हैं उसके ऊपर एक स्ट्रेस लेकर आती है। बट 1.6 बिलियन डॉलर्स हमने सालाना लूज़ किया है क्योंकि हमने कॉटन को कन्वर्ट कर दिया है विद शुगर। कॉटन कम पानी कंपैरेटिवली इस्तेमाल करता है, शुगर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है। शुगर आपको डायबिटीज़ देता है, शुगर आपको कोई डॉलर नहीं देता, लेकिन हमने कॉटन से अपने आप को शुगर पे मूव कर दिया। अच्छा, नंबर के तहत जो डिस्ट्रिक्ट है वो तकरीबन 8 लाख उस पर एकड़ था कॉटन का, जो कि 1.4 मिलियन बेल्स एनुअली निकाला करता होता था। बहावलपुर डिवीजन का टोटल 4 मिलियन बेल्स का आउटपुट था। वो लेगेसी अब तबाह हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त शुगर मिलें वहाँ पे धड़ाधड़ बढ़ रही हैं। 6 मेजर शुगर मिल्स जो हैं वो 135 लाख टन पर डे ऑफ शुगर बनाती हैं, दैट इज़ 40% ऑफ कंट्रीज टोटल मिलिंग पावर, और वो 10,000 टन इसकी मजीद एक्सपेंशन देख रही हैं। अच्छा, नंबर जो है वो ये है कि जी नेशनल जो कॉटन आपकी प्रोड्यूस होती है वो इस साल 34% गिरी है, और जो रहीम यार खान है यहाँ पर 99.35% कॉटन की प्रोडक्शन गिरी है, एंड इट हैज़ कन्वर्टेड टू शुगर। ओवरऑल एकरेज 2.96 मिलियन एकर्स के ऊपर कॉटन उगाई जाती थी, जो कि अब 1.97 मिलियन रह गई है। गालिबन 1 मिलियन एकड़ अब कम हुई है, और वो सारी की सारी कॉटन से मूव करके शुगर की तरफ चली गई है। और वो कह रहे हैं कि जी शुगर इतना ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है कि अब वो कन्वर्ट करना शुरू हो गई है। इवन जो आपकी दालें हैं, गंदम है, ऑयल सीड्स हैं, उनको अब वो कन्वर्ट करके शुगर की तरफ जा रही है, क्योंकि शुगर की जो पूरी इकोनॉमी है उसने एक आर्टिफिशियल चोक होल्ड बनाया हुआ है, जिसकी वजह से जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के लिए क्रॉप्स हैं वो अब नहीं उगाए जा रहे, और अब हम उनको इंपोर्ट करना शुरू हो गए। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री अब सिर्फ धड़ाधड़ शुगर बनाई जा रही है, और उसके एवज़ वो दालें जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, गंदम जो कि बहुत ज़रूरी है, ऑयल सीड्स जो कि हमारा तेल है, जो कि हम अरबों डॉलर का सालाना हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम नहीं उगा रहे। तो दैट इज़ द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। जहाँ पर आपकी शुगर मिलें लग रही हैं जो कि लोकल शुगर नीड्स के लिए हैं, वहाँ पर 150 मिलें टेक्सटाइल की बंद हुई हैं पिछले 1 साल के अंदर। ठीक है, जो आपका एक्सपोर्ट का सेक्टर है, जो कि आपका एक्सट्रीमली अपस्ट्रीम हाई वैल्यू सेक्टर है, यानी कि आप कॉटन उगाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी वैल्यू ऐड करते हैं और बाहर बेचते हैं, तो उस पर आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। वो सेक्टर बंद हो रहा है और शुगर ग्रो कर रही है। फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 187 यूनिट्स बंद हुए हैं, जिसमें ये जो राइटर हैं इन्होंने जाके उनसे पूछा कि भैया क्या रीज़निंग है, तो उसमें एक मेजर रीज़निंग उन्होंने ये बताई कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो डॉलराइज हो गया है, वो बहुत महंगा हो गया है, और चूंकि लोकल कॉटन अब compete नहीं कर पा रही, मार्केट में बहुत थोड़ी अवेलेबल है, तो इवन उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। पहले हम लोकल कॉटन जो उगा रहे थे उससे हम डायरेक्टली बहुत बेहतर compete कर रहे थे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। और ये याद रखिएगा, दिस इज़ हैपनिंग एट अ टाइम जब इंक्रीजिंगली पूरी दुनिया में लोग जो है ना वो तंग आकर पॉलिएस्टर से मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स कॉटन। अब हाई प्रीमियम जो आपका कपड़ा है वो सारा कॉटन वाला है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको 4 गुना प्राइस के ऊपर कॉटन ओनली कपड़ा बेचते हैं। पाकिस्तान में उस टाइम के ऊपर बेवकूफ़ों की तरह हम अपनी कॉटन को लेट गो करके, जिसकी स्ट्रेंथ है हमारी पॉलिएस्टर की स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी कॉटन की स्ट्रेंथ है इवन प्रोसेसिंग के अंदर, उसको हम लेट गो कर रहे हैं और हम शुगर के ऊपर डबल डाउन कर रहे हैं। मतलब लॉजिक गोज आउट द विंडो। एनीवेज, इसको उन्होंने काफ़ी डिटेल बताई हुई है कि किस तरीके से शुगर जो है वो सारा न्यूट्रिशन और पानी निचोड़ लेती है। इट्स अ हॉरिबल क्रॉप, वी शुड नॉट बी ग्रोइंग इट। मैं आर्टिकल जो है वो नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट इट्स अ क्वाइट ट्रबलिंग सिचुएशन, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।
यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बराए करम मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, ख़ासकर जो लोग अगर रूरल से मुझे देख रहे हैं, आपके क्या तासुरात हैं एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या मेजर मसला है? क्या आप डीरेगुलेशन को सपोर्ट करते हैं? शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर खाने की प्राइसेस थोड़ी महंगी हो जाती हैं, तो क्या आपके लिए वो प्रॉब्लम कबूल है? क्या आप उसके ऊपर रोएंगे या आप कहेंगे कि ठीक है यार, हर चीज़ महंगी हो रही थी, तो अगर फूड भी महंगा हो रहा है इट्स फाइन, बट इफ़ द गवर्नमेंट इंश्योर्स कि वो पैसा आड़ती नहीं ले जा रहा, वो मिडिल मैन नहीं ले जा रहा, बल्कि वो इनफैक्ट फार्म को लग रहा है, जिसके ऊपर एक जाहिर है एक कॉन्ड्रम भी है, एक थॉट भी है, क्योंकि हिस्ट्री में तो हमेशा ये सोचते आए हैं ना कि जो बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, छोटे फार्मर्स के पास जाना चाहिए। लेकिन फिर छोटे फार्मर्स का यही मसला होता है कि दे डू नॉट हैव द कैपिटल टू इन्वेस्ट बैक इनटू द फार्म्स, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी हर्ट करती है। तो फिर डेफिनेटली ये दिमाग में थॉट आती है कि जो कॉर्पोरेट फार्मिंग वाला सिस्टम है वो शायद बेहतर सिस्टम है, जिसमें आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दें, उसको आप बेशक PSX में लिस्ट कर दें ताकि उसके शेयर्स हम आप जैसे तमाम लोग खरीद सकें। तो उससे होगा ये कि लाखों लोग मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ओन कर रहे होंगे। लेकिन एटलीस्ट उससे फ़ायदा ये होगा कि जी, एक तो आपकी हर चीज़ ट्रैक्ट होगी, आप उसमें कैपिटल को इन्वेस्ट करके इनोवेट कर सकेंगे, एफिशिएंसी लेकर आ सकेंगे, टैक्सेशन उसमें प्रॉपर होगी। तो ग्रोइंग अप वाला मुज़म्मिल सोचेगा कि भाई तू कह रहा है कि लैंड कंसोलिडेट हो जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात है। मतलब हमने तो ग्रोइंग अप हमेशा ये सुना था कि जितना ज़्यादा आप लैंड को ब्रेक करें, जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करें, उतना अच्छा है। लेकिन शायद लैंड होल्डिंग जो सेठ लैंड होल्डिंग है या जो आपका ये वडेरा लैंड होल्डिंग है, इसके बजाय कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है अगर हम उसको लिस्ट कर दें, अगर हम उसको टोकनाइज कर दें फॉर एग्जांपल। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कंसोलिडेशन शायद चाहिए है, और हमें चाहिए है कि एक ही स्ट्रक्चर हो जो कि ग्रो करे, और ग्रो करके वो आपको बिल्कुल ग्रास रूट तक, यानी कि आपकी रिटेल तक आपको पहुंचा दे, क्योंकि उसके अंदर फिर उसके पास स्पेस आ जाती है कि वो मार्जिन जो है ना वो कंट्रोल कर सके। उसमें कंपटीशन डेफिनेटली हो, ये एक कंपनी ना कर रही हो, 50 कंपनियां हो ऐसी जो कि कर रही हो, आपस में compete कर रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंसोलिडेशन चाहिए है। ये जो 50 मिडिल मैन आकर के हर बंदा अपना मार्जिन चार्ज कर रहा है, हर बंदा सारा पैसा लेकर जा रहा है सिर्फ और सिर्फ माल को घुमाने के लिए, और जो एक्चुअल माल बना रहा है उसके पास कोई पैसा ही नहीं आ रहा। दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। हमें इसके अराउंड सोल्यूशंस बिल्ड करने हैं। इसके ऊपर इवन स्टार्टअप्स का बड़ा अच्छा काम आया था, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो कहाँ गए, चल नहीं पा रहे। लेकिन अगर ऐसे स्टार्टअप्स बिल्ड होते हैं जो कि कंसोलिडेशन में सपोर्ट करते हैं कि मुख्तलिफ फार्मर्स से माल उठाएं और उसको उठा करके टाइमली तरीके से शहरों में पहुंचाएं, और उसके ऊपर क्योंकि वो बड़ा काम होगा इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर, तो वो मार्जिन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आई थिंक दीज स्टार्टअप्स विल बी वेरी वेरी यूजफुल। दुनिया भर में भी ऐसा ही हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पहले ऐसा ही था, वो सारे के सारे बड़े बड़े माफियाज चलाते थे, लेकिन ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन हुई, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई, इसमें ट्रांसपेरेंसी आई, एफिशिएंसी आई। हमें यही चीज़ पाकिस्तान में भी चाहिए है। वक्त आ गया है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये अगेन हमारे बड़े बूढ़े जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने जेन्युइनली एक अच्छा सेक्टर बनाया हुआ था। हमने एजुकेशन हासिल कर करके इस सेक्टर को इग्नोर कर करके हमने इस सेक्टर को तबाह कर दिया है। वक्त आ गया है कि हमारा पढ़ा लिखा अब इस सेक्टर को देखे, परखे, उसके बारे में बात करें, उसको समझे, और जो उसकी गलत पॉलिसीज़ हैं उसको अपोज करें, क्योंकि ये थोड़े अरसे में आएंगे और ये आके आप ही के इमोशंस को इस्तेमाल करके अगर कोई गवर्नमेंट चाहे भी कि वो डीरेगुलेशन की बात करे, तो वो आपको डरा धमका के गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके नहीं होने देंगे। आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी तोपों का रुख दुरुस्त रखना है। बट खैर, मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, लंबी हो रही है। माजरत कि मैं लेफ़्ट राइट बहता बहता निकल गया पानी और एग्रीकल्चर के ऊपर। कल से इंशाल्लाह वापस हम अपनी जो जेनेरिक टेक की बातें हैं और AI की बातें हैं उसकी तरफ वापस चले जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं इस वाले उसमें आता हूँ ना, मैं थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को बोलता हूँ, तो एक साहब है वो आएंगे, मुझे मालूम है कि उनकी एक वीडियो तैयार बैठी है, वो आएंगे और आकर के ना अपनी गार्बेज मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। जो हमारे आर्मी वाले बॉयज़ हैं वो आके शो डालने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सच अ वियर्ड एंड सैड टाइम कि कोई भी लॉजिकल कॉन्वर्जेसन हो ही नहीं सकती, और उसके ऊपर पहली फुर्सत में आके ना इतनी खप आती है कि पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि भैया यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू डील विद दिस, एंड मे बी दैट्स द वे दे डू इट। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन उठाए ना, तो उसको इतना तंग करो, इतनी गालियाँ शालियाँ दो कि वो कहे यार पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मैं क्यों इस खप में पढ़ूँ। तो सर माजरत, सॉरी 2 एपिसोड बनाई थी, वापस मैं अपनी लेन में जा रहा हूँ। बट ये चूँकि डेटा सेंटर से लिंक था और मैं खुद उसके ऊपर रिसर्च करी जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस से भी शेयर कर दूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स। यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी है, आप देख रहे थे दिल की बात। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।